साल प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम बेहद संजीदा विषय पर बात करेंगे। एक शब्द है रेवड़ी, हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जब हम छोटे थे तो रेवड़ी के संदर्भ में सर्दियां आने का बड़ी गंभीरता से इंतजार कर दिया करते थे। रेवड़ी जो है एक मिठाई होती थी जो तिल और गुड़ से बनती थी। कुछ इलाके हैं जो रेवड़ी के संदर्भ में बेहद मशहूर हुए हैं, जिसमें से एक मेरा गृह नगर ग्वालियर भी है। ग्वालियर की रेवड़ी और गजक के बड़े चर्चे रहे। इसके अलावा मेरठ की रेवड़ी भी देश भर में मशहूर रही। रोहतक भी एक ऐसा इलाका है जहां गुलाब की गजक और रेवड़ी के संदर्भ में पूरे देश से मांग आती है और उसे पूरा किया जाता है। पर वो रेवड़ी वर्तमान में चर्चाओं में है, पर उस रेवड़ी का चर्चा नहीं है जिस रेवड़ी की मिठास को लेकर मुंह में पानी आ जाया करता था। अभी जो रेवड़ी के संदर्भ में बात की जा रही है वो उस रेवड़ी के संदर्भ में जो लोकोक्ति के तौर पर देश भर में प्रचलित थी कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, अर्थात कुल मिलाकर पात्र को नहीं मिलता। अब ये रेवड़ी को वर्तमान में चर्चा में लाए हैं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों बुंदेलखंड एक्सप्रेस का लोकार्पण किया। उसी दौरान इस बात पर बड़ी नाराजगी जताई कि देश में ये जो सिलसिला चल निकला है रेवड़ियां बांटने का, जिसके तहत मुफ्त 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 की संदर्भ में राजनीतिक दल ऐलान करते हैं, चुनाव जीतने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं करते हैं और उसके चलते प्रदेश या देश की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ता है। और अगर ऐसे बोझ पड़ा तो विकास कार्यों के लिए पैसा कहां से आएगा। प्रधानमंत्री इस बात के लिए बेहद चिंतित थे और उन्होंने कहा कि इस पर रोक लगाया जाना जरूरी है। प्रधानमंत्री के द्वारा उठाए गए मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता अश्विनी जी के द्वारा संजीदगी से ले लिया गया और वह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक याचिका लगाई और मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय इस संदर्भ में हस्तक्षेप करे और चुनाव आयोग को निर्देशित करे कि कोई राजनीतिक दल अब मुफ्त की योजनाओं के संदर्भ में घोषणा न कर पाए और अगर वह ऐसा करता है तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाए, उसके चुनाव लड़ने के संदर्भ में प्रतिबंधित कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों इस मसले पर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो अभी कुछ ही दिन में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, रमन्ना जी, वो इस सुनवाई के दौरान अलग अलग किस्म की टिप्पणियां कर रहे हैं। वो टिप्पणियां चर्चाओं में आ रही हैं और इन चर्चाओं के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर इस विषय को लेकर देश को संबोधित किए। एक एथेनॉल प्लांट का लोकार्पण वह पिछले दिनों कर रहे थे, उसमें उन्होंने काले रंग को लेकर तो टिप्पणी की ही, इस रेवड़ी को लेकर एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर की। कुल मिलाकर यह है कि अब देश के तमाम राजनीतिक दलों के संदर्भ में राजनीतिक विश्लेषक ये महसूस कर रहे हैं कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए उन्होंने भी नुस्खे खोज लिए हैं और यही कुल मिलाकर विवाद की जड़ है। खास तौर पर आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से मुफ्त का ऐलान करती है उसे आने वाले समय में भाजपा के लिए खतरे की घंटी समझा जा रहा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो देश की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से इस मामले को लेकर चिंताएं जता रहा है, दूसरी तरफ देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता भी हैं, उन्हें लग रहा है कि यह सिलसिला कुछ ज़्यादा ही बड़ा स्वरूप ले गया है, इसलिए इस पर रोक लगाने की जरूरत है। और तीसरी तरफ वो विपक्षी दल हैं जिनका कहना है कि आप अगर करें तो वो जन कल्याण है और हम अगर करने की कोशिश करें तो वह रेवड़ी है। ये फ़र्क कैसे मंजूर किया जा सकता है? तो ऐसे नाजुक मसले पर ही कुछ संजीदगी भरी चर्चा करने का इरादा आज हमने किया है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनके संदर्भ में हमारी अपेक्षा है कि वह दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर कुछ यथार्थपरक बातचीत में हमारे साथ सहयोग करेंगे। लेकिन उनसे आपको परिचय कराएं और इस गंभीर विषय पर कुछ वास्तविक मुद्दों को लेकर बातचीत करें, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि जो लोग हर समय आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं या फिर आपसे किसी भी चीज के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं तो ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे लोग समय आने पर अपने वादे से मुकर जाते हैं। चाणक्य नीति के अंतर्गत यह सूत्र हमें प्राप्त हुआ। यह सूत्र नेताओं के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए। जनता को ही विचार करना है कि किन के वादों पर एतबार करना है और किन के वादों पर एतबार नहीं करना है। किन के वादों के पीछे मंशा केवल सत्ता में आना है या वाकई मंशा लोगों का कल्याण करना है। जिस राजनीति को एक समय सेवा का माध्यम करार दिया जाता था वो वर्तमान में सिवाय मेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं रह गई है, यह इस देश का अधिकांश समुदाय महसूस करता है। इस बात को जहन में रखते हैं और उसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ यशपाल सिसोदिया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार के विधायक हैं। वह हमारे साथ डॉक्टर राजू वाघमारे जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विकास गोयल जी हैं, आम आदमी पार्टी जो खास तौर पर इस मुद्दे को लेकर निशाने पर है उसके प्रवक्ता हैं, वह भी हमारे साथ है। और इन सब के बीच में निष्पक्ष और निर्भीक दोनों की बड़ी सख्त जरूरत है, ऐसी राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत यशपाल सिसोदिया जी से ही करते हैं
और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। किसान सम्मान निधि के नाम पर देश भर के 10 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये सालाना बांटने वाली सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी मानते हैं ये रेवड़ी कल्चर देश के लिए घातक है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। एक हिस्सा है जो इस बात के संदर्भ में समझ पाने में नाकाम है कि आप स्वयं समय समय पर ऐसी घोषणाएं लोगों के बीच में करते रहे हैं। अतीत आपका स्वयं इन घोषणाओं के साथ भरा रहा है। जिस मध्य प्रदेश से आप ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री संबल योजना, बिजली के संदर्भ में अलग अलग घोषणाएं, इन सब के माध्यम से जनता के वोट लेने की कोशिश आप खुद करते रहते हैं। और आज अन्य विपक्षी दल जब आपसे होड़ में आगे दिखने लगे तो आपको लगने लगा ये देश के लिए, प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। क्यों? डॉक्टर साहब, आपने प्रारंभ में ही कहा कि आज की बैठक चर्चा का विषय भी बने और हमारी चर्चाएं सार्थक परिणाम तक भी पहुंचे जी। कि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय आज लिया है रेवड़ी को लेकर के। जी। हमारी अपनी सरकारों की जवाबदेही और जिम्मेदारी जन कल्याणकारी योजनाओं को, गरीबों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको संबल देने के लिए जी, न कि रेवड़ियां बांटने को लेकर के। उससे निकम्मा होगा डॉक्टर साहब व्यक्ति, समाज और समूह जी। आलसी भी बनेगा। और जिस प्रकार से चुनाव के दौरान डॉक्टर साहब, मैं तो कई चुनाव लड़ा हूं, अगर हम पैसा बांटना, शराब बांटना, पाइजा बांटना, साड़ी बांटना, ये सब कहीं निर्वाचन की गाइडलाइन में नहीं है और वो आपत्तिजनक होता है। तो वे राजनीतिक दल जो पानी के लिए जलकर की राशि मुफ्त कर दी जाएगी, बिजली मुफ्त कर दी जाएगी, आदि आदि लोक लुभावन बातें करते। तो निर्वाचन आयोग को भी, चूंकि आपने आज कहा है, इस सार्थक बहस का कहीं ना कहीं परिणाम मूलक हमारी चर्चा आना चाहिए। तो निर्वाचन आयोग को भी मैं इसमें शामिल करना चाहूंगा आपकी इस महत्वपूर्ण डिबेट में कि घोषणा पत्र में अगर इस प्रकार की बिजली माफ कर दी जाएगी, नल का बिल फ्री कर दिया जाएगा, पानी का बिल माफ कर दिया जाएगा, ये चीजों की बजाय ये चीजें भी उसी प्रकार से इंगित कर रही जिस प्रकार से हम साड़ी, शराब और पैसे बांटने पर आपत्ति करते हैं। और डॉक्टर साहब देखिए, आयुष्मान योजना अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे तो चुनाव की घोषणा पत्र में नहीं थी। अगर प्रधानमंत्री आवास इंदिरा जी के जमाने से चल रहे थे और आज हमने उसको ताकत दी है और एक गरीब का आवास बन जाए, ये हमारी जो एजेंडा है उस एजेंडे में डॉक्टर साहब हमारा शामिल था। पीडीएस सिस्टम के अंदर भी अगर गरीब को हम 1 रुपए किलो में गेहूं और 2 रुपए किलो में चावल दे रहे हैं तो डॉक्टर साहब खाद्यान्न के भंडार भरे और 80 करोड़ जनता को इसका लाभ प्राप्त हो रहा है। एमएसपी की मैं बात करूंगा तो किसान को जिस प्रकार से समर्थन मूल्य दिया जाता है वो देश की आवश्यकता है। अलग अलग प्रांतों में अलग अलग फसलों कर करके एमएसपी होना ही चाहिए, समर्थन मूल्य होना ही चाहिए। डॉक्टर साहब, जहां तक आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि दिया, राज्य की सरकार भी दे रही है, हमारी सरकार दे रही है, इसलिए कि प्राकृतिक आपदाओं का सबसे ज्यादा अगर किसी पर असर पड़ता है डॉक्टर साहब तो वो है किसान। ऊपर आसमान है, नीचे धरती है, कभी सूखा कभी गीला, तो उसको आंशिक सहायता देने को लेकर के डॉक्टर साहब ये आवश्यकताएं बहुत जरूरी है। जन कल्याण के लिए डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ कि बजट का संतुलन बनाना बहुत आवश्यक है। लोक लुभावन वादों के कारण से हमारा खजाना यदि खाली हो रहा है और कर वसूली और व्यवस्था, इन दोनों में अगर जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा डॉक्टर साहब तो हमारे प्रदेश और हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति खोखली हो जाएगी। आप खुद उलझ नहीं गए हैं थोड़ा सा? आप स्वयं, आपकी पार्टी ने या आपकी सरकार ने जो फैसले लिए हैं उनको तो जन कल्याण करार दे रहे हैं, ये बड़ा जरूरी है। 10 करोड़ किसानों को जिनकी आय के संदर्भ में कोई आधार नहीं है उनको 6,000 रुपये सालाना घर बैठे खाते में ट्रांसफर करेंगे, ये बड़ा जरूरी है, आपको बड़ा महत्वपूर्ण लग रहा है। पर अगर कांग्रेस सरकार ने मनरेगा के रूप में एक नायाब योजना लेकर आई थी, यूपीए सरकार, जिसके माध्यम से व्यक्तियों को सम्मान के साथ अपनी आजीविका कमाने के अवसर उपलब्ध कराए थे, तो उसके संदर्भ में आप बता रहे थे ढोल बजाकर दिखाएंगे कि क्या किया तुमने 55 साल में, 60 साल में, 70 साल में। आप घर बैठे पैसे देंगे, वो रेवड़ी नहीं कहलाएगी। और मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम 100 दिन के काम की गारंटी मिलेगी, क्या उसको रेवड़ी के अंतर्गत शामिल करेंगे? आप संबल योजना के अंतर्गत 100 रुपये में बिजली उपलब्ध कराएंगे तो वो लोक कल्याण है। और अगर अरविंद केजरीवाल 300 यूनिट फ्री बिजली उपलब्ध कराएंगे तो वो बहुत ही बड़ा देश के साथ जुल्म कर रहे हैं, इसे आप चित्रित करेंगे। क्या आपको ये अपना चरित्र दोहरा दिखाई नहीं दे रहा? क्या आपको नहीं लग रहा है कि आप वाकई भ्रमित हो गए हैं?
दरअसल जो कंपटीशन आपने शुरू किया उसमें आपको लग रहा है कि विपक्षी दल आपसे आगे निकल रहे हैं और इसलिए आपको लगने लगा है कि अब ये सिलसिला रुकना चाहिए, क्योंकि आपको जहां पहुंचना था आप तो पहुंच गए। देश की आप तो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गए। तो अब जिस हथियार से आप इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, बाकी कोई किसी ऊंचाई तक नहीं पहुंचे, इसलिए अब इस पर विराम लग जाना चाहिए। क्या ये मंशा है? थोड़ा सवाल है, आपसे जानने में दिलचस्पी है। ऐसा मंशा नहीं डॉक्टर साहब, अपने अपने राज्यों की अपने अपने व्यवस्था है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको गंभीरता से लिया है तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोई भी चिंतन, कोई भी संकल्प और कोई भी सोच देश को दिशा देने वाला होता है। फिर चाहे वो स्वच्छता अभियान का मामला हो, चाहे वो कोरोना के संदर्भ का हो, चाहे अन्य व्यवस्था के अंतर्गत जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश का सफल संचालन कर रहे हैं। और आज यदि सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद और सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से रेवड़ियों को भी गंभीर मुद्दा माना है, उसको लेकर के अगर प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में, अपने वक्तव्य में अगर इसको सही करार देते हुए, भविष्य की चिंता करते हुए और इस प्रकार से अगर कोई निर्णय करते हैं, बात करते हैं, जिसको आपने चर्चा का विषय बनाया, तो डॉक्टर साहब मैं समझता हूं कि राज्यों की अपनी व्यवस्था है, लेकिन कुल मिलाकर के भार सरकार के, केंद्र सरकार के ऊपर भी पड़ता है और राज्य सरकार के ऊपर भी पड़ता है। और हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि किसी राज्य ने कुछ कर दिया तो क्या, हमको क्या करना है। अगर हम इसका आत्म अवलोकन करें, आत्म मंथन करें, तो डॉक्टर साहब कहाँ दिक्कत है? हमने किया है, माननीय मोदी जी ने इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। और अरे अगर भाई राज्यों के यशपाल जी, आपकी बात आगे बढ़ाने पर ऐतराज नहीं है। सवाल इस बात का है कि जब चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी खुद इस नुस्खे का इस्तेमाल करती है। तेलंगाना में चुनाव होता है, आपकी पार्टी खुद अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है, हमें मौका दीजिए, अगर हमारी सरकार बनी हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ हो जाएगा। आप मुफ्त में रेवड़ी को लेकर आए आपत्ति के संदर्भ में इतनी बातें कर रहे हैं, आपके नेता सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ये तो मध्य प्रदेश में 90 में सरकार आपने घर घर जाकर लोन माफी के फार्म भरवाकर ही हासिल की थी। कौन भूल गया किसानों की कर्ज माफी के संदर्भ में जब राजमाता सिंधिया के नेतृत्व में आपने फार्म भरवाए थे? क्या इस बात को भूल जाएंगे? क्या आपने किसानों को बोनस देने के नाम पर वोट नहीं बटोरे? तो आज अचानक आपको क्यों लगने लगा यार ये तरीका ठीक नहीं है? इसलिए क्योंकि दूसरे लोगों की घोषणाएं अब आपसे ज्यादा बेहतर, लोगों को ज्यादा भाती हुई महसूस हो रही हैं। ये सवाल है, इसके संदर्भ में कोई उत्तर है? या यशपाल सिसोदिया जी मानते हैं अतीत में हमसे भी गलती हो गई, अब गलती को सुधारने का समय आ गया है, जब जागे तब सवेरा? तो क्या ये ज्ञानबोध अब भाजपा को हो गया है? इस पर थोड़ा दृष्टि दीजिए ना। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कोविड के दौरान अगर आम जनता और विशेष करके सड़क पटरी पर बैठने वाला छोटा सा व्यवसायी अगर आर्थिक रूप से संकट में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसको 10,000 रुपए का कर्ज बिगर ब्याज का देकर के उसको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं, अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। और यह क्या करके करते हैं कि 10,000 रुपए की राशि आप कर्ज लीजिए बिना ब्याज का। कोई चुनाव का घोषणा पत्र नहीं था डॉक्टर साहब, ये परिस्थिति जन्य व्यवस्था आई हमारे सर माथे पर पूरे देश भर में कोरोना के कारण से। और 10,000 रुपए की राशि अगर ईमानदारी से सब्जी बेचने वाला, पतासे बेचने वाला या सड़क पटरी पर बूट पॉलिश करने वाला अगर 10,000 रुपए की राशि जमा करके डॉक्टर साहब 20,000 अरे मैं रुपए ले 10,000 लेता रुपए है। के लिए बात नहीं कर रहा यशपाल जी। अभी 4 दिन पहले ही शिवराज कैबिनेट ने फिर से फैसला लिया है, हम किसानों को 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराएंगे। इसको क्या माना जाए? ये रेवड़ी की श्रेणी में नहीं आएगा। बाकी जनता 9% ब्याज पर, 10% ब्याज पर, 12% ब्याज पर कर्ज लेगी। और चूंकि किसानों के संदर्भ में आपको वोट हासिल करना है, तो आप अपने ऐतिहासिक निर्णय के तौर पर परिभाषित कर रहे हैं किसानों को 0% ब्याज पर सहूलियत आगे भी जारी रहेगी। क्या ये रेवड़ी की शक्ल में नहीं आता? बस इतना सा सवाल, उत्तर दीजिए। देश का अन्नदाता जो प्राकृतिक आपदाओं की मार को सहन करता है और उसके लिए अगर बिगर ब्याज का पैसा देकर के अगर उसको कर्ज दिया जाता है, तो डॉक्टर साहब ये तो एक मदद है किसान की, जो किसान आसमान और धरती के बीच में झूलता है। मैं इसको मदद मानता हूं, रेवड़ी नहीं मानता हूं। तो कुल मिलाकर जो आप करेंगे वह मदद होगी, कोई और करेगा वह रेवड़ी होगी। मेरे साथ में डॉक्टर राजू वाघमारे जी हैं, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ मौजूद है। देश एक नए चिंतन के दौर से गुजर रहा है। थोड़ा वाघमारे जी आपकी भी दृष्टि आए इस चर्चा के अंतर्गत, किस नजरिए के साथ हैं आप? देखिए, अगर मोदी साहब 2014 में सत्ता पे आए जी, ये रेवड़ी के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है और भाजपा है जी, कि जिन्होंने ये रेवड़ी का पिक्चर इस तरीके से कर दिया इस देश के अंदर
कि इसके पहले अगर 10 घोषणाएं होती थी तो उसमें से कम 5-6 घोषणाएं तो लोगों के पास चली जाती थी। मोदी जी ने ऐसा दौर लेके आए कि 10 घोषणा की लेकिन एक भी घोषणा लोगों तक पहुंची नहीं, क्योंकि इन्होंने खाली घोषणा बनाई थी खाली वोट बटोरने के लिए। ये जो 15 लाख का किस्सा तो पूरे दुनिया को मालूम है, हर एक को 15 लाख देंगे। बाद में अमित शाह जी बोले, आदरणीय अमित शाह जी बोले कि नहीं वो तो एक नुस्खा था, गले में अटक गया है 15 लाख। तो इन्होंने ये राजनीति में ये निचला स्तर जो लेके आए, वो स्तर सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरने के लिए लेके आए। जैसे इन्होंने कहा कि 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे युवाओं को, तो युवाओं को 2 करोड़ छोड़िए, उसका 10% अगर पकड़ते हैं तो उतना 20 लाख नौकरी भी मोदी सरकार 2014 से आज तक नहीं दे पाई। जी इन्होंने किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की, किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। ये तो किसानों के रूल्स पूरे बदल के लेके आने की कोशिश की। जब ये 1 साल लोगों ने संघर्ष किया तभी ये बैकफुट पे गए और इन्होंने रूल्स बदली किए। तो रेवड़ी का जो मसला है, देखिए हमारा देश एक पूरी तरह से विकसित देश नहीं हो चुका है। हमारे देश में एक 70% जो पब्लिक है, 70% लोग हैं खेती पे जी रहे हैं और खेती के उपजीविका से अलग अलग उद्योग धंधे से जी रहे हैं, और उतना अपना उत्पन्न नहीं है। तो लोगों को आपको कुछ ना कुछ योजनाएं देनी पड़ेगी कि जो निचला स्तर है उनको पूरी तरह से काम नहीं मिल रहा है। अभी मनरेगा को यही मोदी साहब बोल रहे थे कि ये तो यूपीए का हम स्मारक बनाएंगे। अभी जो मनरेगा 100 दिन का काम देता है और लोगों को पैसा देता है कि वो जी सके, वो मनरेगा का पैसा मोदी सरकार ने अभी ये अगले लास्ट बजट के अंदर 32% कम कर दिया। इन्होंने उज्ज्वला योजना लेके आई, जो लोगों को बोला कि भाई आप जो सब्सिडी ले रहे हो आपकी सब्सिडी हमें दे दो, देश का कल्याण करेंगे। ये सब्सिडी लेके गरीबों को हम सिलेंडर देंगे। लोगों ने सब्सिडी सरकार को दे दी। आज सिलेंडर का भाव 1000 रुपया से ज्यादा हो गया। कहाँ गई सब्सिडी? ना उज्ज्वला योजना आगे आई, ना किसको फायदा हुआ। तो इन्होंने तो रेवड़ियों का बाजार बांटा है इस देश के अंदर। इन्होंने कर्जे किसके माफ किए? अदानी अंबानी जैसे उद्योगपति के 10 लाख करोड़ से ज्यादा इन्होंने कर्जे माफ किए। अभी जिनको कर्जा माफ करने की मैं थोड़ा जरूरत, तथ्यपरक रहना चाहता हूँ राजू वाघमारे जी। ये अडानी अंबानी ये चर्चा का विषय नहीं है। आपका जब दौर था तो आपने भी कितने कर्जे माफ किए हैं, उसकी लंबी फहरिस्त सब लोगों के पास है। थोड़ा मुद्दे पर रहते हैं। घोषणाएं क्या कर रहे हैं आप लोग आजकल? उत्तर प्रदेश में चुनाव था, जो कॉलेज जाएगा स्कूटी दे देंगे। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, आप स्कूटी बांट रहे हैं। हर महिला को 2000 रुपये उत्तर प्रदेश में आपने वादा कर दिया। घरेलू महिलाओं को 2000 रुपये महीना देंगे। लोगों के वेतन भत्ते देने की तो स्थितियां नहीं रह गई राज्य सरकारों की। आप घोषणा कर दे रहे हैं 2000 रुपये वेतन भत्ता दे देंगे हम महिलाओं को। आपसे जानना ये चाहते हैं कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि वाकई इस देश के राजनीतिक दलों ने इस देश के वित्तीय हालात पर चिंता करना बंद कर दिया है? कुल मिलाकर सत्ता में आना ध्येय है और इसके लिए चाहे जहां से भी कर्जा लेना पड़े, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से तो जिम्मेदारी है नहीं, कर्जा और ज़्यादा बड़े कर्जे में तब्दील हो जाए, हमें कुल मिला के सत्ता में आना है और ये देश का बेड़ा गर्क कर रहा है। अगर इस विषय में देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं और इस विषय को रेखांकित कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। उन्होंने अतीत में क्या किया इसको लेकर तो हमने यशपाल सिसोदिया जी से इतनी बात कर ली, पर क्या आप नहीं मानते हैं वाकई समय है इन मुफ्त के संदर्भ में घोषणाओं को और इसके एवज में वोट पाने की चेष्टाओं को पे अंकुश लगाने का समय आ गया है? नहीं, ये मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास, हमारे पार्टी का इतिहास अगर आप देखते हैं, हमने कई योजना इस देश में लेके आए, हमने कई घोषणा की। उसमें से अगर 70-75% योजना हम लोगों के लिए लेके आए। हमने ये अन्नदान का योजना लेके आए, जो 1 रुपए में चावल, और वो योजना पूरे भारत में हमने लागू की, हम कर रहे थे। हमने आवास योजना लेके आए, हमने लोगों को मकान दिए।
तो हम जो भी बोलते हैं वो करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस काम नहीं करती। और रही बात दूसरी कि ये जो सिलसिला डॉक्टर साहब ये जो हुआ जी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन डालता है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर टिप्पणी करता है, फिर प्रधानमंत्री करता है, ये पूरा प्री फैब्रिकेटेड है। ये पूरी तरह से खेला हुआ और एक पूरा सजाया हुआ प्लान है। क्योंकि सबसे पहली बात है सुप्रीम कोर्ट ये डेमोक्रेसी है। अगर मैं राजनीतिक पार्टी में हूं तो मुझे राजनीतिक पार्टी में मैं क्या कर सकता हूं ये बोलने का पूरा अधिकार है। अगर मैं बोलना चाहता हूं तो मुझे बोलने का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं ये है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार नहीं है। सब कुछ मिला जुला दूरा कुश्ती का मामला चल रहा है। सब कुछ फैब्रिकेटेड है। राजू वाघबारी जी का ये आरोप है। सब कुछ एक एजेंडे के तहत चल रहा है। लेकिन इस एजेंडे के निशाने पर जो शख्स है वो अरविंद केजरीवाल है, जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इस समय बाकी राजनीतिक दलों के लिए किरकिरी बने हुए हैं। उनके प्रवक्ता हैं विकास गोयल जी, वो हमारे साथ हैं। विकास जी, क्या तमाशा आपने किया है? देश के प्रधानमंत्री से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तक टिप्पणी करने के लिए बाध्य हो गए। देश के खिलाफ, देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ ऐसा कुछ आप क्यों कर रहे हैं जिसके चलते शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोगों को इतना परेशान होना पड़ रहा है? भाग्य है कि आज आपके चैनल पर मैं पहली बार देख रहा हूं और बड़ा अच्छा लगा जब आप शुरुआत में विचार सूत्र पेश किया जी और कहीं ना कहीं वो विचार सूत्र भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल स्टिक बैठता है। जी जब 2014 में चुनाव लड़े, इन्होंने कहा कि हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। किसी जी के खाते में आए क्या? इन्होंने कहा किसानों की आय डबल हो जाएगी। किसी की हुई क्या? इन्होंने कहा हर साल 20 लाख नौकरियां देंगे। वास्तविकता क्या है कि 22 करोड़ लोगों ने आज तक 7 साल में नौकरी अप्लाई की, उनमें से सिर्फ 7 लाख लोगों को नौकरियां मिली। जी तो आपका विचार सूत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आज की बहस में आता हूं और मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो उन्होंने इस बहस को शुरू किया। आज वास्तव में दिल्ली की जनता को, देश की जनता को पता चलना चाहिए कि फरीबी क्या है और जनता का अधिकार क्या है। जी आज मैं हिमांशु जी आपके माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं कि जनता के टैक्स के पैसे जो हम इकट्ठा करते हैं उससे जनता को सुविधा देना फ्री भी है, या दूसरी तरफ जो केंद्र सरकार कर रही है। आपको शायद इस बजट में आपको पता होगा जो कॉर्पोरेट टैक्स है 30% से घटा के वो 22% कर दिया गया। उससे कितना फर्क आपको लगता है? कितना फर्क? उससे 1,82,000 करोड़ का सालाना फर्क देश की अर्थव्यवस्था में पड़ेगा। और मुझे लगता है इस 1,82,000 करोड़ से पूरे देश में 200 यूनिट बिजली फ्री हो सकती थी। ये है केंद्र सरकार का फार्मूला। केंद्र सरकार का फार्मूला किस जो मनरेगा योजना है, जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया, उससे 30 से 32% में कटौती कर दी। केंद्र सरकार का फार्मूला है कि जो अग्निवीर योजना लेके आए, क्या कह रहे हैं जी, हमारे पास सैनिकों को पेंशन देने के पैसे नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ हो सकता है कि जो सैनिक 24 घंटे सीमा पर खड़े हैं, अपनी जान दांव पर लगाकर, जिसकी वजह से आज हम लोग सुरक्षित यहाँ बैठे हैं, उनकी पेंशन देने के पैसे नहीं है। और हर साल सेना की नौकरी कम होगी 25 से 30%। ये मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है कि 8th पे कमीशन लागू नहीं करेंगे, कि हमारे पास केंद्र सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है। 10 लाख करोड़ अपने दोस्तों का माफ कर देते हैं, ये भारतीय जनता। तो फ्रीबी क्या है? जो ये फ्रीबी है, या कि अच्छे, अगर हम देश के बच्चों को अच्छे स्कूल बनाएं, उनको अच्छी शिक्षा दें, वो फ्रीबी है? क्या हम देश में अच्छे अस्पताल बनाएं, उसमें अच्छी चिकित्सा लोगों को फ्री मिले, क्या वो फ्री भी है? क्या हमारी माता बहनों को अगर बस में हम फ्री राइड दें, क्या ये फ्री भी है? क्या आज अगर हम अपने बुजुर्गों को, जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, उनको तीर्थ यात्रा योजना कराएं, ये फ्री भी है? क्या जो दिल्ली सरकार ने फरिश्ते योजना शुरू की है, जिसमें किसी का भी एक्सीडेंट दिल्ली की सड़क पे हो जाए, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे दिल्ली के बाहर का हो, वो किसी भी अस्पताल में चला जाए, उसका जितना मर्जी बिल आए, 10 लाख 50 लाख 1 करोड़, वो दिल्ली सरकार देगी। क्या ये फ्री भी है? मैं आज दिल्ली ने पूरी देश की जनता के सामने, और मैं बार बार धन्यवाद करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी का कि वो इन्होंने डिबेट शुरू की, कि आज पूरी देश की जनता को जानने का अधिकार है और देश की जनता को तय करने का अधिकार है कि फ्रीबी क्या है। फ्रीबी जनता को
तो सुविधा देना जनता को फ्री भी है, जिसका जनता का अधिकार है। आज 75 साल में सब नहीं हुआ। आज अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। 75 साल मैं में थोड़ा कांग्रेस की रोकना चाहता हूं विकास गोयल जी। दिल्ली में आप फ्री की घोषणाएं करते हैं, बात समझ में आती है। सरप्लस स्टेट में बैठे हैं आप, पैसा आपके पास पर्याप्त है, जैसा चाहे वैसा खर्च करें। कर्जे में डूबे हुए राज्यों के संदर्भ में आप फ्री की घोषणाएं करते हैं, किसके बूते पर? पंजाब में आपने घोषणाएं की, भगवंत मान हर 10वें दिन आकर दिल्ली में कटोरा लेके खड़े हो जाते हैं, हमें कुछ विशेष रूप से दे दीजिए। क्या आपको वाकई नैतिक रूप से अधिकार है फ्री की घोषणा के संदर्भ में? 300 यूनिट फ्री बिजली का आपने पंजाब में ऐलान किया, अब गुजरात में ऐलान कर रहे हैं। पंजाब बिजली बोर्ड के पास में अपने कर्मचारियों को देने के लिए वेतन तक के तो पैसे नहीं रहते, उसके लिए कर्जा मांगते रहते हैं। आप फ्री बांटने चले। आप महिलाओं के संदर्भ में घोषणा कर दे रहे हैं, घरेलू महिलाओं को 2000 रुपये हर महीने देंगे। किस बात के लिए देंगे? कोई सवाल तो कर सकता है आपसे। ये बात आपसे जानना चाहते हैं। आपकी हैसियत नहीं है, आपके राज्य की वित्तीय स्थिति नहीं है, इसके बाद भी आप ये घोषणाएं करने में गुरेज नहीं कर रहे। इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको सत्ता चाहिए। क्या देश या प्रदेश में सत्ता में आना इस देश या प्रदेश से बढ़कर है? ये सवाल है। इसके उत्तर में आपके पास में कोई जवाब है? देखिए सुधांशु जी, आपने पंजाब का पूछा। आज पहली तिमाही में ही हमने 6000 करोड़ रुपए टैक्स कलेक्शन ज्यादा किया है। देखिए, ईमानदारी की जरूरत है। मैंने अभी आपको बताया कि एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटाकर 22% कर दिया गया, जिससे 1,82,000 करोड़ का सालाना हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। आज हम क्या चाहते हैं? हम पूरे भारत को सिर्फ कुछ पूंजीपतियों के लिए चलाना चाहते हैं, या ये जो अमीर गरीब की खाई है, जो हम उनको, जो गरीब है, जो गरीबी रेखा से नीचे है, वो कैसे मुख्य धारा में हम उनको जोड़ें? क्या किसी गरीब के बच्चे को अगर अच्छी शिक्षा मिले, गरीब के बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य मिले, क्या हमारी माता बहनें जो पढ़ाई करने जाती है या नौकरी करने जाती है, अगर उन्हें बस में फ्री राइड करा दी? अभी आपने कहा कि हम 1000 रुपए महिलाओं को अगर फ्री देते हैं। देखिए हिमांशु जी, ये तो इकोनॉमिक्स का भी नियम है। अगर हम उनको 1000 रुपए उनको फ्री देते हैं तो 1000 रुपए कहाँ जाएंगे? वो घूम फिर के बाजार में तो आएंगे। वो आज आज तो बल्कि मोदी जी ने ऐसा कर दिया, इन्होंने तो कॉर्पोरेट टैक्स 60% घटा दिया। गेहूं, चावल, आटा, दाल, दही, दूध, दही, इस पर आज तक 75 साल में टैक्स नहीं लगा था। किसी सरकार ने आज तक टैक्स नहीं लगाया, उस पर जीएसटी लगा दी। आज तो महिला अगर गेहूं खरीदने जाएगी तो उसको जीएसटी देनी पड़ेगी, चावल खरीदने जाएगी तो जीएसटी देनी पड़ेगी, अपनी साड़ी खरीदने जाएगी तो जीएसटी देनी पड़ेगी। आज हम किस तरह का भारत देखना चाहते हैं? किस तरीके का भारत देखना चाहते हैं? विकास गोयल जी कुल मिलाकर अपनी नीतियों को जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन इसके बीच में मेरे पास निष्पक्ष राय देने के लिए डॉक्टर राकेश पाठक है। राकेश पाठक जी, आपके चिंतन की इस समय मुझे सख्त जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि अगर किसी भी राजनीतिक दल को ये लग रहा होता हो कि वो गलत कर रहा है तो वो ये करता ही क्यों? वो तो इस कार्यक्रम में जुड़ा ही ये बताने के लिए, वो जो कुछ कर रहा है वही सही कर रहा है, गलत तो बाकी लोग कर रहे हैं, और सबसे बड़ी गलती तो हम कर रहे हैं जो उनके किए हुए पर सवाल उठा रहे हैं। पर आपसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आपकी दृष्टि किसको सही और किसको गलत मानती है, तो थोड़ा आप ही रोशनी दें। हिमांशु जी, आज आप बड़ी निर्ममता से तीनों पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और यशपाल जी को आपने बहुत करने का अंतर याद दिला दिया। मैं फिलहाल एक शेर के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। जो वर्तमान हालात हैं देश के, खैरात की बात चल रही है, रेवड़ियों की बात चल रही है जी। नोमान शौक साहब का एक शेर है, हमको डराकर आपको खैरात बांटकर एक शख्स रातों रात जहांगीर हो गया। क्या बात। तो इस वक्त जो दौर है हमारे आसपास, हमारे मुल्क में, तो जो खैरात बांटने वाले जहांगीर हैं वे ही दूसरों के दामन पर दाग देख रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं उनके साथ हूं हिमांशु जी, उनकी चिंता में साथ हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस फिक्र में साथ हूं कि उन्हें रेवड़ियों की चिंता हो रही है, और इसके पीछे गंभीरता से देखिए, डॉक्टर राजू वाघमारे जी ने, विकास जी ने, यशपाल जी ने जो बातें कही, एक भी तथ्य गलत नहीं है जी। लेकिन इसके पीछे की देश के मुखिया की चिंता की ओर ध्यान देने की जरूरत है हिमांशु जी। मुझसे आपने निष्पक्ष राय पूछी है तो मैं 2-3 बिंदुओं पर बहुत साफ बात करना चाहता हूं। नंबर 1, हम और आप शायद इस बात को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं एक साधारण विद्यार्थी होने के नाते पत्रकारिता का ये सोच रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी शायद देश के खजाने को लेकर अब चिंतित हैं। दोनों हाथों से पिछले 8 साल से वे खैरात बांट रहे हैं, तब उन्हें शायद न रेवड़ियों की ध्यान आई न गजब की ध्यान आई। इससे पहले राजू वाघमारे जी भी बांटते रहे हैं, और अब विकास गोयल जी को अवसर मिला तो वे भी बांट रहे हैं खैरात। रिजर्व बैंक की लगातार ये रिपोर्ट आ रही है कि खजाना खाली हो रहा है।
हमारे ऊपर जो देनदारियां अंतर्राष्ट्रीय बाजार की, अंतर्राष्ट्रीय जो लेन देन की, वो हमें लगातार इस बात के लिए संकेत कर रही हैं कि हम कहीं श्रीलंका की ओर तो नहीं बढ़ रहे। तो मैं प्रधानमंत्री जी की इस चिंता में उनके साथ शामिल हूं। लेकिन अब मैं दूसरे बिंदु पर आता हूं। ये जो फ्रीबीज को लेकर चिंता की जाती है, सामान्य तौर पर हमारे भारतीय समाज के खाए अघाए पढ़े लिखे लोग ही इस पर सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं। आप डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, प्रोफेसर्स के, पत्रकारों के व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लीजिए। वे जब भी सरकार ऐसी कोई घोषणा करती है, तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो या आम आदमी पार्टी की सरकार हो, वो ऐसे कल्पने लगती है कि जैसे उसकी जेब से ही ये खैरात जा रही है। और जब कोई सरकार, चाहे राजू मारे जी की सरकार, चाहे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाखों करोड़ के कर्ज माफ कर देती है, तो आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप में धन्ना सेठों के कर्ज माफी को लेकर कोई पीड़ा नहीं देखेंगे। तो दरअसल में हमारे समाज में जो आर्थिक विभाजन है, ये जो खाई है, खाए अघाए लोग नहीं चाहते कि जो गरीबी रेखा के नीचे, एक निश्चित सीमा के नीचे के लोग हैं, उन्हें उठाने के लिए जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, वेलफेयर स्टेट की अवधारणा है, उसमें सरकार की जिम्मेदारी है शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन यापन, उनके जीवन स्तर को उठाना। और उसके लिए अगर कोई सरकार किसी भी तरह का अनुदान, राहत, इस तरह की योजनाएं लेकर आती है, तो मैं हर सरकार के पक्ष में हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी की इस बात के लिए सराहना कर सकता हूं कि आपदा काल में उन्होंने सचमुच 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर उस आपदा के समय में से उबारने की कोशिश की। लेकिन इसी समय मैं उन्हें उस बात के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा कि उन्हें कोई हक नहीं है कि वे आज रेवड़ियों जैसे शब्द का इस्तेमाल करें। सबसे ज्यादा रेवड़ी बांटने वाले तो वही हैं। हम धन्ना सेठों के नाम नहीं लेना चाहते। ऐसे ऐसे देश में महान धन्ना सेठ हैं जो खुद हजारों करोड़ के कर्ज में डूबे हैं। वे एक दिन सपना देखते हैं कि उन्हें कॉपर का कारखाना। मैं डॉक्टर पाठक जी आपको बीच में रोकना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, जो टिप्पणी मैंने पहले भी की थी उस पर थोड़ी सी आपसे रोशनी आई। आप स्वयं कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा रेवड़ियां तो इन्होंने ही बांटी जो आज आपत्ति कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लग रहा है कि रेवड़ी बांटने की होड़ अब कहीं और बढ़ चली है और जो अभी तक इसे बांटकर जीतते आ रहे थे वो अपने आप को पिछड़ता हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बाकी लोग ज़्यादा लोक लुभावन, ज़्यादा आकर्षक पैकेजिंग के साथ में अब बाजार में प्रस्तुत हो रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि अब यह सिलसिला रुक जाना चाहिए। इस पर कुछ दृष्टि दीजिए ना। क्या आपको नहीं लग रहा है कि अब जो बाकी राजनीतिक दल है, वो विशेषकर अरविंद केजरीवाल नए नए नुस्खे लाकर अब मार्केट में प्रस्तुत कर रहे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने पंजाब में क्लीन स्वीप किया है और अब गुजरात में भी एक आशंका आ रही है कि सत्ता में ना सही पर शायद मुख्य विपक्षी दल की हैसियत में आम आदमी पार्टी खड़ी हो जाए, इसलिए इस विषय पर गंभीरता से विचार करने के लिए देश को ध्यान दिलाया जा रहा है। डॉक्टर पाठक, मुझे देखिए, मैंने जो पहला कारण बताया प्रधानमंत्री चिंता का वो आर्थिक कारण है जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें लगातार अब ये रिपोर्ट दी जा रही होगी कि साहब आप जिस तरह से बांटते चले जा रहे हो, खजाना खाली हो रहा है जी। 6 महीने बाद हम किस दशा में होंगे जब हमें कर्जे चुकाने हैं सरकार को बहुत सारे। तो हो सकता है एक कारण ये हो। दूसरा कारण जिसे आप बार बार रेखांकित कर रहे हैं कि जिस औजार से वे चुनावी युद्ध जीत रहे थे, वो औजार अब दूसरे लोगों ने अपने हाथ में संभाल लिया है जी। हो सकता है ये भी चिंता का कारण हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बिहार के चुनाव में बोली जैसी लगा रहे थे। आपको याद होगा पिछले चुनाव में 25,000 करोड़ कर दूं, 50,000 करोड़ कर दूं, 75,000 करोड़ कर दूं। पिछले 3 सालों के स्वतंत्रता दिवस के लाल किले के भाषण आप याद कर लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी के। 1 लाख करोड़ की योजनाएं, 110 लाख करोड़ की योजनाएं, और आज 72 घंटे पहले सोशल मीडिया पर वे तीनों वीडियो क्लिप आना शुरू हो गई हैं। इस बार वे कितने लाख करोड़ की घोषणाएं कर सकते हैं। तो राजनीति के हमाम में सब रणवीर हैं। इसके बावजूद अगर प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित हैं, तो मेरी चिंता इसके साथ ये भी है, कहीं ऐसा ना हो कि जिन्हें वे रेवड़ियां बता रहे हैं उस फेर में सचमुच इस देश के जरूरतमंद किसान, मजदूर, गरीब, जिसके उत्थान की जिम्मेदारी सरकार की है, वो न भुला दिया जाए कहीं, और ये मध्यम वर्गीय खाया अघाया समाज सरकार की ऐसी किसी भी कटौती पर ताली बजाने को तैयार हो जाएगा, और उसकी मार सचमुच जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ
नागरिक है उसके हितों पर पड़ेगी। उसके तो पड़ेगी। राकेश बाड़गिया भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मैं वापस यशपाल सिसोदिया जी के पास आना चाहता हूं और उनके साथ थोड़ा अतिरिक्त समय भी लगाना चाहता हूं, क्योंकि देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व वो यहाँ कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए वक्तव्य के बचाव के लिए, समर्थन के लिए वो यहाँ मौजूद हैं। समझना चाहता हूँ मैं आपसे, सम्माननीय सिसोदिया जी, है क्या सरकार एक लोक कल्याणकारी राज्य के स्थापना का सपना जो हमने देखा उसको पूरा करने वाला एक तंत्र है, या एक मुनाफाखोर व्यापारी है? ये सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप हर उस चीज पर तो कटौती कर रहे हैं जिससे लोगों के हित जुड़े हुए थे। एक लोक कल्याणकारी राज्य में क्या अपेक्षा है? विरोधाभास देखिए, आप बेरोजगारों को, युवाओं को भत्ता देने की बात करते हैं कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, और जो आपकी वास्तविक जिम्मेदारी है वृद्धों को सम्मानपूर्वक सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना, उस पेंशन से आप हाथ खींच लेना चाहते हैं। आपने जब पहले अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो इस देश के तमाम कर्मचारियों के पेंशन के अधिकार को छीन लिया। अभी आप सरकार में हैं, आपसे और तो कुछ हो नहीं सका। वृद्धों को जो ट्रेन यात्रा में सहूलियत मिलती थी छूट के रूप में, उसे भी आपने छीन लिया, और उसके संदर्भ में आपके सम्माननीय रेल मंत्री बोलते हैं कि बड़ा नुकसान होता है। तो आपसे जानना चाहता हूं, हम एक व्यापारी के साथ व्यवहार कर रहे हैं या एक लोक कल्याणकारी राज्य में काम करने वाली सरकार के साथ? थोड़ा दृष्टि दीजिए ना यशपाल जी। एक तरफ आप मध्य प्रदेश में बताते हैं बुजुर्गों के लिए तीर्थाटन योजना चला रहे हैं, लोग मुफ्त में नहीं जाना चाहते, पैसे देकर जाना चाहते हैं। जिस छूट के साथ में उन्हें सहूलियत मिलती थी वो छूट आप छीन लेना चाहते हैं। आपके कहने, आपके करने में इस अंतर को लेकर आपका स्वयं का मन कितना दुखता है यशपाल जी? देखिए डॉक्टर साहब, कोई भी सरकार है वो व्यापार व्यवसाय करने के लिए नहीं होती है। ये सरकारें जन कल्याण के लिए होती है, और जो जनता जिन योजनाओं से लाभान्वित होती है उसमें फिर किसान आ गया है, फिर चाहे उसमें हमारा श्रमिक आ गया है, चाहे छात्र आ गए हैं, चाहे हमारी शिक्षा आ गया है, चाहे हमारा स्वास्थ्य आ गया है, फिर चाहे हमारा अधोसंरचना विकास आ गया है। डॉक्टर साहब, हमको इस बात का भी गर्व करना चाहिए कि 8 लाइन सड़क की जो कल्पना दिल्ली से लेकर के मुंबई तक, या माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो करी थी, उसके कारण से जो विकास संभावित हुआ डॉक्टर साहब, उसको भी हमको भूलना नहीं चाहिए। मैं सीएम राइस स्कूल की भी बात करूंगा डॉक्टर साहब इस डिबेट में। अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राज्यों की सरकारों से अपेक्षा करें और बेहतर शिक्षा गांव में मिले, उसके लिए सीएम राइस स्कूल यदि स्थापना की जाती, उसकी प्रारंभ किया जाता, और डॉक्टर साहब अगर जिला मुख्यालयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है और संकल्प है कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। आजादी के 70-75 वर्षों में, कांग्रेस के 60-65 वर्षों में जितने मेडिकल कॉलेज स्वीकृत नहीं हुए हैं, उससे कई गुना ज्यादा मेडिकल कॉलेज। अरे माफ कीजिएगा यशपाल जी, मैं आपको बीच में टोकना नहीं चाहता था। ये बिल्डिंग बनाने को आप उपलब्धि के तौर पर बताना चाहते हैं देश को? जो मेडिकल कॉलेज बने हुए हैं ना इस देश में, उसमें फैकल्टी पूरी करके दिखा दीजिए, ये देश आपको सैल्यूट करेगा। आपको इन मेडिकल कॉलेज में, जिस शहरों में आप रहते हैं, जिस इंदौर में आप आते जाते रहते हैं, उस इंदौर के मेडिकल कॉलेज में अगर फैकल्टी पूरी हो जाए तो कोई आपका नागरिक अभिनंदन कर दे। जिस ग्वालियर, जिस बिलासपुर, जिस रायपुर में सालों से मेडिकल कॉलेज है, वहां पे तो फैकल्टी आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे। आप हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलकर वही हाल करने जा रहे हैं, तय मानिए जैसे इस देश में इंजीनियरिंग कॉलेज की हालत हो गई है। आजकल एक पॉलिटेक्निक से निकले हुए बच्चे के बराबर भी वेतन नहीं मिलता इन इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले हुए बच्चों को। ये अवमूल्यन हो गया इंजीनियरिंग की शिक्षा का। खतरा है मेडिकल के संदर्भ में भी कंपाउंडर के लायक ये डॉक्टर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जिस तरीके से भीड़ आ रही है। चिंता कीजिए। अभी जो आपसे मूल मुद्दा था, आप उस मूल मुद्दे पर नहीं बोल रहे। मेरा सवाल था आपसे, एक तरफ आप तीर्थाटन योजना करा रहे हैं, दूसरी तरफ सीनियर सिटीजन को मिलने वाली छूट छीन ले रहे हैं। क्या सही है? क्या जायज़ है? क्या यशपाल सिसोदिया जी की अंतरात्मा मानती है हाँ यही करने के लिए तो हमें सत्ता में लाया गया है, यही तो हमारा कुल मिला के ध्येय है? क्या वाकई आप ये कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब देखिए, चिंता अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की नहीं होती है तो विश्व के क्षितिज पर भारत का इतना नाम गौरवान्वित नहीं होता। आज विश्व में सम्मानजनक स्थिति में हमारे नेता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा जाता है, सुना जाता है और माना जाता है। अब इसमें अगर कोई योजना बंद हो जाती तो क्या सारा सिस्टम हमारा फेल हो गया क्या डॉक्टर साहब? और देखिए डॉक्टर साहब, मेरा फिर निवेदन है कि ये व्यवस्थाएं हैं
और इस व्यवस्था में अगर आप किसान को 6,000 रुपए सम्मान निधि देने पर भी आपत्ति करें और प्रधानमंत्री आवास में 2.5 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए देने में भी आपत्ति करें, और अगर आप सीएम राइस स्कूल को भी स्वीकार न करें, आप मेडिकल की सुविधा बढ़ाने की बात को भी स्वीकार न करें, तो डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वीकार करने से इनकार कहाँ किया यशपाल जी? मैंने तो केवल एक सवाल किया मासूम सा, इसका उत्तर आपने नहीं दिया कि क्या जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें फैकल्टी उपलब्ध है? जो आप नए मेडिकल कॉलेज के संदर्भ में बात कर रहे हैं, क्या ईंट गारे की बनी हुई दीवारों को कॉलेज की संख्या दी जा सकती है? ये सवाल है। ये छत्तीसगढ़ जहां पर मैं बैठा हुआ, यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी खुली आज से 20 साल पहले, आपके ही परम सम्माननीय कुशाभाऊ ठाकरे की स्मृति में, नाम है पत्रकारिता विश्वविद्यालय। 20 साल हो चुके हैं उस विश्वविद्यालय को बने हुए, आज तक एक प्रोफेसर की नियुक्ति नहीं कर पाया वो विश्वविद्यालय। एक डिपार्टमेंट भी शायद इससे ज्यादा सम्मानजनक स्थिति में रहता है। ये शिक्षा की स्थितियां हैं। आप बनाइए जितनी चाहिए यूनिवर्सिटी, लेकिन आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप शिक्षा का स्तर नहीं सुधार रहे हैं। मैं अपनी चर्चा को और विस्तार देता हूं आपसे बात करते हुए, और आपसे जानना चाहता हूं कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, आप सामान्य व्यापारी के संदर्भ में अपेक्षा करते हैं कि उसको कलेक्टेड रेट पर भुगतान होना चाहिए दैनिक मजदूरी का। क्या आपकी सरकारें इस देश में काम कर रहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दैनिक मजदूरी के बराबर भी भुगतान करने के लिए तैयार हो पाई हैं? इसके संदर्भ में टिप्पणी करिए ना। आप रेवड़ी की बात जाने दीजिए, आप लोगों को उनकी मेहनत का वाजिब हक देने के लिए तैयार हैं? क्या इस देश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में आपने संवेदनशीलता दिखाई? आप बता रहे हैं किसानों के संदर्भ में 6,000 रुपए सालाना सम्मान निधि दे रहे हैं, लोगों का वाजिब हक तो आपसे दिया नहीं जा रहा। सारी सरकारों से बात कर रहे हैं इतने बड़े अनुदान की, माननीय विकास जी बता रहे हैं 2,000 रुपए महिलाओं को, हर महिला को देंगे भत्ता, बेरोजगारों को 3,000 रुपए गुजरात में देंगे। अरे ये लाखों जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी मेहनत का वेतन तो देने की हैसियत बना नहीं पा रहे आप लोग, और मुफ्त की झड़ी लगा रहे हैं। कैसे जायज ठहराएंगे आप अपनी नीति को, अपनी नीयत को? डॉक्टर साहब थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। आप तो मध्य प्रदेश से ही प्रतिनिधित्व करते हैं, और दिग्विजय सिंह जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल को आपने देखा होगा। 500 रुपए में शिक्षक थे, वो शिक्षा कर्मी थे डॉक्टर साहब जी। और पंचायत का सचिव 250 रुपए में था। 500 रुपए में शिक्षा पंचायत का सचिव हुआ करता था। आज पंचायत के सचिव को, और अगर आप हमारे शिक्षकों का वेतन तो ऐसी नीति बनाने वाले दिग्विजय सिंह हैं कहां? क्या ये आपकी समझ में नहीं आ रहा माननीय सिसोदिया जी? भाई ऐसी नीतियों ने ही कुल मिलाकर 2003 में दिग्विजय सिंह को 37 सीटों पर ला दिया, 10 साल तक के लिए किसी भी पद से महरूम कर दिया। क्या वह दिग्विजय सिंह आपके लिए आदर्श हो गए यशपाल जी? क्या उन दिग्विजय सिंह के बताए हुए रास्ते पर, उनकी नीतियों पर चलने का संकल्प आपने ले लिया है जो आप हमको स्मरण करा रहे हैं? भाई दिग्विजय सिंह किस स्थिति में है पिछले 20 साल से, ये भी तो देखिए। डॉक्टर साहब स्मरण इसलिए करूंगा मैं, आप मेरे फ्लो को तोड़ेंगे बीच में बोल करके। अगर हमने शिक्षा कर्मियों को शिक्षक बनाया, हमने अगर पंचायत कर्मी को पंचायत सचिव बनाया, तो आप निश्चिंत रहिए आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं को भी ताकत देने का काम हमारी ही सरकार करेगी। डॉक्टर साहब माननीय यशपाल जी, आपके फ्लो को नहीं तोड़ना चाहता, पर इतना भी अपने आप पर मुग्ध मत होइए, इतना भी अपने आप पर रीझिए मत, इतना भी अपना स्तुति गान मत करिए। आपने 500 रुपए पाने वाले शिक्षा कर्मी को शिक्षक बनाया, किसी को इंकार नहीं। 2003 में सत्ता में आए थे आप यशपाल सिसोदिया जी। ये फैसला आपने 2018 में लिया, और तब लिया जब पूरे प्रदेश भर के शिक्षाकर्मी सड़क पर उतर आए। संख्या इतनी बढ़ गई थी कि आपको लगा कि ये रेवड़ी अगर आपने नहीं बांटी तो 2018 में सत्ता में वापसी नहीं हो जाएगी। इस सत्य को कौन नहीं जानता यशपाल जी? यही तो सवाल है। आप लोगों के मेहनत का वाजिब हक देने के लिए तो तैयार नहीं है, लेकिन बाकी वोट हासिल करने की खातिर रेवड़ी बांटने के लिए तैयार है। ये बात आपके ही संदर्भ में नहीं, सारे राजनीतिक दलों के संदर्भ में है। क्या यशपाल जी आप नहीं मानते हैं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाकई सही नीयत से, सही इरादे से इस बात को कहा है, तो इसकी शुरुआत भाजपा करेगी, और भाजपा ऐसा मॉडल प्रस्तुत करेगी कि बाकी राजनीतिक दल उसके पीछे चलने के लिए बाध्य हों? या माना जाए कि आपकी पार्टी अपनी ही पार्टी के सर्वोच्च नेता की बात को तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है? ये केवल इतना सा सवाल है, थोड़ा रोशनी मिले। क्या शिवराज सिंह चौहान इस पहल में आगे सामने आएंगे? डॉक्टर साहब अगर आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उनका हक देंगे, तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि रेवड़ियां बांटती? अगर मैं शिक्षा कर्मी की और पंचायत सचिव की आज उदाहरण दे रहा हूं, और आप सवाल कर रहे हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, उसको बढ़ाने का काम, और आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं को रोजगार दिया किसने? डॉक्टर साहब हमारी सरकारों ने दिया।
उनको स्थापित करने का काम हमारा है और आवश्यकता है डॉक्टर साहब। वो कोई रेवड़िया नहीं है। अगर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र में अपना अपना समय दे रही है, काम कर रही है, लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रही है, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, तो उनको नियुक्ता देने का काम भी हमने किया है। और डॉक्टर साहब, मैं आपकी इस बात को थोड़ा सा मैं भी पूछना चाहूंगा। आपने स्वयं कहा कि पंजाब के राज्यपाल मान जिनके जिनके कारण से और जिनके कारणों से सरकार बनी, आपके कारण से, वो भीख का कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। हमारे शिवराज सिंह जी चौहान तो भीख का कटोरा लेकर के नहीं घूम रहे हैं डॉक्टर साहब। अगर केन बेतवा योजना हमारे मध्य प्रदेश में आती बुंदेलखंड में, क्या इसको आप उपलब्धि नहीं बताएंगे? क्या विकास के मामले में 8 लाइन सड़क हमारी आती है, क्या आप इसको नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि है? डॉक्टर साहब देखिए, कुल मिलाकर के ये जो सरकारों का काम है, सरकार का अपना काम कर रही है। और जहां तक आपने जो सवाल हमारे ऊपर दागे हैं, हम तो कांग्रेस से पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस ने और आपने क्या चुनाव में, जिस प्रकार से आपने अपनी रिपोर्टिंग में कहा डॉक्टर साहब, उत्तर प्रदेश के चुनाव में स्कूटी देने की बात कर दी, क्या आवश्यकता थी क्या उसकी? तो कोई आप कौन से पीछे रहे थे? उत्तर प्रदेश में आपने 2 करोड़ टैबलेट बांटने की बात कर दी थी। होड़ मची है ना। हर राजनीतिक दल बताना चाह रहा है कि आप वोट तो दो, वोट के संदर्भ में कीमत देखो, हम क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, भले ही उसके लिए हमें दुनिया जहां से कर्जा लेकर आना पड़े। कुल मिला के मर्म की बात इतनी है। पर डॉक्टर राजू वाघबरे, मैं वापस आपके पास आता हूं क्योंकि यशपाल जी से मैं काफ़ी कुछ बात कर चुका। अब वो बता रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तो नौकरी ही हमने दी। भाई आपने नौकरी दी, पर उसका सम्मानजनक वेतन तो आज तक नहीं मिल रहा है। इसको लेकर टिप्पणी की, उस पर वो नहीं कहना चाहते। पर राजू वाघबरे जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ कि महज भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता इसलिए नरेंद्र मोदी जी की बात को हम खारिज कर देंगे, या आप मानते हैं एक नए सिरे से इस विषय पर विचार करने की जरूरत है? वाकई देश के आर्थिक हालात और देश की नीतियाँ, इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने की जरूरत है कि जरूरतमंदों को लाभ मिल सके और गैर जरूरतमंद लाभान्वित न हो सके। क्या इस संदर्भ में आपका इंकार है? मैं बिल्कुल आपके मत से डॉक्टर साहब तैयार हूं और सहमत हूं कि इसी तरीके का व्यवहार कोई भी सरकार ने करना चाहिए कि जरूरतमंदों को फायदा पहुंचाना चाहिए और जिनको जरूरत नहीं है उनको किसी भी तरह का लाभ की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका उल्टा 2014 से अपने देश में हो रहा है। जो भाजपा की सरकार है वो फायदा दे रही है कॉर्पोरेट टैक्स के हिसाब से, जो फायदा दे रही है लोन 10-10 लाख करोड़ के लोन माफ करने के लिए। वो किनके लोन माफ कर रहे हैं? जिनके पास बिजनेस है, जिनके पास भरपूर पैसा है, जो ये लोन आज नहीं तो कल 10 साल में पे कर सकते हैं, देश को वापस दे सकते हैं, उन्हीं लोगों का 10-10 लाख करोड़ अगर आप माफ करोगे तो ये पैसा आपके पास आएगा नहीं। और ये पैसा अगर आपके पास आएगा नहीं तो देश का कल्याण आप कैसे करोगे? और फिर देश का कल्याण करने के लिए आपको दही, दूध और इस सब चीजों के ऊपर टैक्स लगाना पड़ रहा है। और जो लोगों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए या जिनसे वसूलना चाहिए उनको आप माफ कर दे रहे। तो राजू वाघबरे की 2 विषयों पर आपत्ति है। उनका एक तो कहना यह है कि देश में धनाढ्य वर्ग की कर्ज माफी का जो ये सिलसिला है, इसे रुकना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। और देश का जो जरूरतमंद तबका है उसकी जरूरत की चीज़ों पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, ये और भी बड़ा गुनाह है। इन दोनों गुनाह के संदर्भ में डॉक्टर राजू वाघबरे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अपनी स्पष्ट आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। पर इन सब के बीच में हम आखिरी टिप्पणी के लिए विकास गोयल जी एक बार फिर आपके पास आ रहे हैं और आपसे जानना चाहते हैं, आप दिल्ली मॉडल को पूरे देश का मॉडल क्यों बनाना चाहते हैं? ये बात बार बार इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली एक सरप्लस स्टेट है। आपके पास खजाने में पैसा रहता है, आपके आधे से ज़्यादा खर्चे केंद्र सरकार के द्वारा उठाए जाते हैं। आपको सुरक्षा के संदर्भ में खर्च नहीं करना पड़ता है, बाकी चीज़ों के संदर्भ में खर्च नहीं करना पड़ता है, इसलिए आपके पास पैसा रहता है। तो पैसा आपके पास रहता है तो आप उसे बांटते फिरते हैं। पर उसी मॉडल के आधार पर बाकी देश को बरगलाने की कोशिश क्यों करते हैं, ये सवाल लोग उठाते हैं। इस पर कोई टिप्पणी करेंगे? क्योंकि पंजाब के संदर्भ में बता दिया हमने, हालत खराब से और खराबी हो रही है। 6,000 करोड़ रेवेन्यू ज़्यादा आ गया। देश में 1 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन आता था, 1,63,000 करोड़ आ गया। तो देश दुगने पे पहुंच गया। आप 6,000 करोड़ में मुक्त हो रहे हैं। थोड़ा रोशनी दीजिए।
देखिए हिमांशु, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा, आज हम आजादी की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं जी और इस पर अगर हम जो जनता को सुविधाएं देते हैं उनको फ्री की रेवड़ियां कहना, कहीं ना कहीं में मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को। जी दूसरा आपने कहा दिल्ली के बारे में कि यहाँ पर आपके ऊपर वजन कम है, ऐसा नहीं है हिमांशु। देखिए, जो सेंट्रल टैक्स दिल्ली के लोग, दिल्ली की जनता सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए सेंट्रल टैक्स, जो इनकम टैक्स एक्साइज, वो दिल्ली की जनता केंद्र सरकार को देती है। उसके बदले दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपए मिलते हैं, जबकि दूसरी स्टेट्स को 38%, 40% ऐसे मिलते हैं। जी तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कोई खर्चा उठा रही है, कोई रोड बनवा रही है, कोई वो कर रही है, तो कोई एहसान नहीं कर रही दिल्ली की जनता पे। वो जो सेंट्रल टैक्स का सारा पैसा केंद्र सरकार अपने पास रख रही है। तो मैं यहाँ पर आज जो हमारी बहस हो रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाह रहा हूँ। 2014 में जब मोदी सरकार बनी, उस टाइम देश का बजट 20 लाख करोड़ था, जो आज 40 लाख करोड़ पहुंच गया है। उसके बावजूद आज ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमने सैनिकों की पेंशन के लिए हमारे पास पैसे, आज ऐसी क्या नौबत आ गई जो जीएसटी का 42% राज्यों को मिलता था, उसको कटौती करके 30% कर दिया गया। आज ऐसी क्या नौबत आ गई जो मनरेगा में 30% का कट इनको करना पड़ा। आज क्या ऐसी नौबत आ गई कि 8वां वित्तीय आयोग ये बना नहीं पा रहे। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि ये जो पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर रहे हैं, जो पूंजीपति यहाँ से पैसे ले लेकर भाग रहे हैं, जो बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है, ये अपने दोस्तों के साथ जो कर रहे हैं। तो अब हिमाचल जी, देश में एक ही चीज चल सकती है, तो दोस्तवाद चलेगा या भारतवाद चलेगा। और ये बहस जो मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने शुरू की, उनका धन्यवाद करता हूं। और ये पूरी देश में डिबेट का विषय बनना चाहिए कि देश को क्या चाहिए, देश को दोस्तवाद चाहिए, क्या चाहिए। कुल मिला के विकास जी बता रहे हैं, ये चिंता इसलिए आ रही है कि दोस्तों के संदर्भ में कर्जा बहुत माफ हो गया, इसलिए देश के आर्थिक हालात खराब हो गए। आर्थिक हालात खराब होने के कारण से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लोक कल्याण के संदर्भ में जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए। इस नतीजे के साथ विकास जी हैं। पर मैं डॉक्टर राकेश पाठक आपके पास आना चाहता हूं, और हमें माननीय सिसोदिया जी बताते हैं कि देखिए कितना बड़ा कॉरिडोर बन गए, केन बेतवा लिंक के संदर्भ में आप देखिए। आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जितने भी कॉरिडोर बनते हैं, ये सरकारें अपनी उपलब्धि के तौर पर हमें बताते कैसे हैं? इन पे भारी भरकम टोल लगाते हैं, रोड टैक्स पटाने के बावजूद भी इन सड़कों पर चलने के एवज में हर किलोमीटर के संदर्भ में 1 रुपये 2 रुपये की कीमत हम ही को चुकानी है। कर्जा लेकर बनाई हुई सड़क, जिसका कर्जा भी हमारे से लेकर पटाया जाना है, उसको लेकर सरकारें बता रही है देखो हमारा डेवलपमेंट। क्या कहते हैं राकेश जी इस खेल पर? हिमांशु जी, आपके सवाल पर आया हूं, उससे पहले मैं थोड़ा सा यशपाल जी को कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। यद्यपि ये भ्रष्टा ही होगी, वे तो सरकार में है, सत्ताधारी दल के विधायक हैं। यशपाल जी, आपने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की, पंजाब की सरकार कर्ज मांगने पहुंच जाती है। शिवराज सिंह जी की सरकार में 16 गुना अधिक कर्जा, दिग्विजय सिंह की सरकार की तुलना में 16 गुना अधिक कर्जा लिया है आपकी सरकार ने। करीब करीब 2022-23 में 51,000 करोड़ रुपए कर्ज और लेने वाली है मध्य प्रदेश की सरकार। 22-23 का बजट में देखकर ये आंकड़ा बता देता हूं आपका बजट है 2,79,237 करोड़ रुपए, और कर्ज है आपकी सरकार पर 3,31,000 करोड़। तो ये मत कहिए कि भगवंत मान कटोरा लेकर रोज पहुंच जाते हैं और मध्य प्रदेश की सरकार पर कर्जा नहीं। बहुत कर्ज में डूबी है मध्य प्रदेश सरकार, मैं और आप भी उस कर्ज में डूबे हुए हैं। प्रति व्यक्ति 41,000 रुपए मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर कर्ज है। इस बिंदु को यहीं तक छोड़ता हूं। हिमांशु जी, आपने जो कहा कि जो विकास कार्य हैं, सड़कें बनाना, पुल बनाना, 4 लेन बनाना, सच बात तो यही है कि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में ये उपलब्धि नहीं होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, पाई पाई हमसे टैक्स लेती है सरकार। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत सुविधाएं और संरचना बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। इसलिए ऐसे बहुत उपलब्धि के रूप में गिनाया नहीं जाना चाहिए, यद्यपि सब लोग गिनाते। समय खत्म हो रहा है, मैं अंतिम एक बात कहकर आज की इस पूरी चर्चा को विराम दे देता हूं जी। मैं प्रधानमंत्री जी से आपके जरिए यह जानना चाहता हूं कि रेवड़ियों की परिभाषा क्या है। क्योंकि वे जुमले और इस तरह की तुकबंदियां, नुक्ते बनाने के शौकीन हैं, तो जब तक देश के प्रधानमंत्री स्वयं स्पष्ट न करें कि इन चीजों में से ये रेवड़ी है, ये गजक है, ये विकास कार्य है, ये उपलब्धि है, जब तक वे ये न बता दें कि रेवड़ी क्या,
वे किसे रेवड़ी मानते हैं? वो किसे रेवड़ी मानते हैं। बड़ी ही तर्कपूर्ण बात डॉक्टर राकेश पाठक ने रखी है कि आखिर रेवड़ी की परिभाषा क्या है, स्पष्ट होनी चाहिए। क्या लोक कल्याणकारी नीतियां, क्या लोक कल्याणकारी फैसले रेवड़ी की शक्ल में देखे जाएंगे, या कुल मिलाकर वोट हासिल करने के लिए देश या प्रदेश के हितों को दांव पर लगाना लोक कल्याण के स्थान पर ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा? ये सवाल है। महत्वपूर्ण बात है कि देश के प्रधानमंत्री की ये कुशलता रही है कि उन्होंने जब चाहा है उस विषय को मुद्दा बना दिया है। पर इस बार उन्होंने जो मुद्दा बनाया है वो एक आधारभूत विमर्श की आवश्यकता को महसूस कराता है। आज़ादी के 75 साल में अगर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए क्या बेहद जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, ये सर्वदलीय बैठक के माध्यम से चिन्हित होना चाहिए। आचार संहिता किसी कोर्ट या चुनाव आयोग के द्वारा नहीं, बल्कि इन राजनीतिक दलों को खुद ही तैयार करनी चाहिए। तब शायद आज़ादी के अमृत काल को ठीक तरीके से हम परिभाषित कर पाएंगे। क्या ये पहल देश के प्रधानमंत्री करेंगे और क्या सारे राजनीतिक दलों को एक छत के नीचे लाकर इस विषय पर किसी चर्चा की वास्तविक शुरुआत करेंगे, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। इस हालात के संदर्भ में हमारा आज का शेर कहता है कि मयस्सर मुफ्त में थे आसमां के चांद तारे तक। मयस्सर मुफ्त में थे आसमां के चांद तारे तक, जमी के हर खिलौने की मगर कीमत ज्यादा थी। राजेश रेड्डी ने क्या कमाल का शेर विसंगति के संदर्भ में कहा है। राजनीतिक दलों को इस शेर पर विचार करना चाहिए और उसके आधार पर अपने भविष्य की नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। इस अपील के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा प्रणाम।